हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू हजेला आईएएस। हजेला आईएएस की न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज है डेट 24 ऑफ जनवरी 2026। सो विदाउट गेटिंग मोर डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, हाई कोर्ट गिव्स लोकपाल 2 months टू डिसाइड ऑन सैंक्शन अगेंस्ट एमपी। यहाँ पर हाई कोर्ट ने लोकपाल को डायरेक्शन इशू किया है कि वो एमपी के सैंक्शन से रिलेटेड 2 months के अंतर्गत डिसीजन ले सके। यहाँ से हमारे लिए अगर हम इस न्यूज़ को कनेक्ट करें तो GS2 से हमारे लिए स्टैट्यूटरी बॉडी लोकपाल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे लोकपाल से। लोकपाल क्या है, लोकपाल क्या काम करता है, इसे क्यों बनाया गया, इसकी क्या डिमांड थी। लोकपाल एक तरह से इंडिया में करप्शन, जो हाईएस्ट लेवल पर पब्लिक ऑफिसेस में करप्शन होता है, उस चीज़ को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ठीक है, बेसिकली हम अगर नीड की बात करें, मैम व्हाट इज़ द नीड टू क्रिएट लोकपाल। द फर्स्ट वन इज़ राइजिंग करप्शन, करप्शन को टैकल आउट करने के लिए। दूसरा, जो इंटरनल विजिलेंस वीक पड़ रहा था इंडिया में, इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे थे उनमें इंटरनल विजिलेंस की कमी थी। तो उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए लोकपाल जैसी बॉडीज़ को बनाया गया। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लोकपाल क्या है, एक बॉडी है जो कि करप्शन को टैकल आउट करती है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मैम ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है या किस टाइप की बॉडी है, इसका आंसर है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई थी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का यूज करके ये बॉडी बनाई गई थी 2013 में इंडिया में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इन पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैम लोकपाल के फंक्शंस क्या हैं, लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या है, लोकपाल किस तरह की बॉडीज़ को, किस तरह की बॉडीज़ पर, किस तरह की पब्लिक ऑफिसेस पर काम करता है। अगर जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो पहला इवन हमारे जो हेड हैं दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी अप टू सर्टेन लिमिट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। दैट मीन्स लोकपाल, अगर प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में करप्शन से रिलेटेड केसेस उठ रहे हैं तो वहाँ पर भी लोकपाल का जुरिस्डिक्शन आता है। यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, और जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो हो गए। फिर जितने भी हमारे ग्रुप ए, बी, सी और डी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे ऑल आर अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। जब मैटर नेशनल सिक्योरिटी का होगा, जब मैटर पब्लिक ऑर्डर का होगा, या जब मैटर इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर पर लोकपाल का जुरिस्डिक्शन काम नहीं करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन उठेगा, मैम लोकपाल का पावर क्या क्या है, लोकपाल किस तरीके से काम करता है। अगर हम लोकपाल के पावर की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये प्रिलिमिनरी लेवल का, मतलब कि प्राइमरी लेवल में जो इंक्वायरी करता है वो करता है सीवीसी की मदद से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की मदद से। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो लोकपाल किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन खुद जा कर के नहीं करता है। यहाँ पर लोकपाल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मदद करती है सीबीआई। CBI is the investigating wing of लोकपाल। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पर हमारी आज की न्यूज़ कनेक्टेड है, दैट इज़ लोकपाल ग्रांट द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, किसी भी पर्सन के लिए अगर
प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है तो वहाँ पर सैंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं लोकपाल के थ्रू। लोकपाल परमिशन ग्रांट करता है किसी भी पब्लिक ऑफिस में, अगर हमें प्रोसिक्यूट करना है, एंटी करप्शन मुहिम चलानी है या उसके करप्शन के केस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो यहाँ पर लोकपाल ही ऑर्डर देता है सीबीआई को कि भाई हमें इस पब्लिक ऑफिस की इंक्वायरी करनी है या इस पब्लिक ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, ये सारे पावर्स हैं लोकपाल के। अब क्वेश्चन उठेगा कि मैम आखिर हम लोकपाल जैसी बॉडीज को क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं, व्हाट इज़ द नीड, इससे हमारे गवर्नेंस में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो पहली चीज़ इंडिया में ये ला रहा है गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक ऑफिसेस किस हद तक ट्रांसपेरेंट हैं, इट इज़ डन बाय द लोकपाल। दूसरी अगर हम बात करें तो लोकपाल जैसी बॉडीज़ अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करती हैं। वी ऑल नो इंडिया में जो हम प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ डेमोक्रेसी, पहली चीज़। दूसरा, ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। कहीं ना कहीं जो टैक्सेस हैं, जो पैसा है, वो सारा पब्लिक का है, पब्लिक ने कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर मिनिस्टर्स की जो भी हेड ऑफिसर्स हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर पब्लिक ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, लोकपाल इस चीज़ को इंश्योर करने में हमारी मदद करता है। तीसरा, रूल ऑफ द लॉ को फॉलो करने में। ठीक है, फिर अगर फोर्थ वन बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गवर्नेंस में एथिक्स को इंट्रोड्यूस या गवर्नेंस में एथिक्स को मेंटेन करने के लिए भी लोकपाल हमारी मदद करता है। सो दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिनको इस्टेब्लिश करने में, जिनको स्ट्रेंथन करने में लोकपाल इंडिया में वर्क करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने इंस्टीट्यूट बना दिया, इसे पावर दे दिए, ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं लोकपाल की। कई बार कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में बनी रहती हैं, जैसे सबसे पहला चीज़ डिले इन अपॉइंटमेंट्स। लोकपाल्स का अपॉइंटमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है या टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, इसका कोई प्रोसिक्यूशन विंग नहीं है, ये सीबीआई पर डिपेंडेंट है। सो लोकपाल की डिपेंडेंसी सीबीआई पर है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ नॉट हैविंग एनी प्रोसिक्यूशन विंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग विंग नहीं है लोकपाल के पास। साथ के साथ जो जैसे सेंट्रल लेवल पर हमारे पास लोकपाल है, वैसे स्टेट लेवल पर हमारे पास होते हैं लोकायुक्त। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर एक स्टेट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक स्टेट के लोकायुक्त के पास अलग तरह के पावर है, अनइवनली पावर्ड है। फिर फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है लोकपाल, लोकपाल पर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा गया है। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म जो लोकपाल से रिलेटेड है। और अगर अब यहाँ से निकल करके हम आज की न्यूज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मैंने आपको लोकपाल के एक पावर में बताया कि सैंक्शन देने की जो पावर है कि किसी एमपी को प्रोसिक्यूट करना है या नहीं, ये सैंक्शनिंग की पावर, यहाँ पर जो अथॉरिटी काम करती है वो है लोकपाल। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप 2 महीने के अंतर्गत एमपी के खिलाफ सैंक्शन देने को डिसीजन जल्द से जल्द लीजिए। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें कि मैम लोकपाल की बॉडी आपने बता दी, क्रिटिसिज्म बता दिया, अब इससे रिलेटेड हमें वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट करना चाहिए। एज अ सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो व्हाट आर द वेज दैट कैन मेक दैट इंस्टीट्यूट मोर इफेक्टिव। तो पहली चीज़, आप लोकपाल को प्रोवाइड करो इन्वेस्टिगेटिंग विंग। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोकपाल के अंतर्गत एक विंग उसका अपना होना चाहिए। दूसरा, लोकपाल की प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी को इन्हेंस किया जाए। ठीक है। तीसरा, टाइम बाउंड इंक्वायरीज को प्रमोट किया जाए कि जो इंक्वायरी होनी है वो
टाइमली हो सकें, ठीक है। फिर अगर और बात की जाए तो स्टेट्स में यूनिफॉर्म लोकायुक्त मॉडल को प्रमोट किया जाए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास सेम टाइप के लोकायुक्त होने चाहिए, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाए। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है वे फॉरवर्ड? अब अगर आज की न्यूज़ को समझें तो आज की न्यूज़ जो कह रही है वो ये कह रही है कि लोकपाल ने सैंक्शन पहले भी प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग द एमपी, बट उस सैंक्शन को जुडिशियरी ने नल डिक्लेयर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ लोकपाल हैवेंट फॉलो द प्रोसीजर। दैट मीन्स हमें इस न्यूज़ से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझना है कि भले आप एंटी करप्शन बॉडी हो, भले आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को आपको भी फॉलो करना है, जो प्रोसीजर लॉज के अंतर्गत बताई गई हैं उन्हें आपको भी फॉलो करना है। इज इट क्लियर? फर्स्ट न्यूज़ क्लियर है? कैन वी गो अहेड? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, देखो ये इस न्यूज़ का डायरेक्टली हमारे यूपीएससी से कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑन द स्टैट्यूटरी बॉडी लोकपाल। इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं और किस तरह से जुडिशियरी ने एक्टिव होकर के रूल ऑफ द लॉ न फॉलो होने पर एक स्टैट्यूटरी या एंटी करप्शन वाली बॉडी के भी डिसीजंस को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लिया, इसको कनेक्ट किया जा सकता है। अब अगर हम देखें कि मैम इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, तो मेंस का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जुडिशियल रिव्यू एंश्योर्स दैट स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शंस विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ without undermining their autonomy. Discuss in the context of Lokpal's functioning. Try to attempt this question. If you want, I can provide you model answer. Just आप अपने comment section में बताइए अगर आपको model answer चाहिए तो, ठीक है। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या कह रही है? इट्स रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन आफ्टर 2027 रीड्रॉइंग पावर इन इंडिया। इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीलिमिटेशन क्या है। एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, क्या कोई कमेंट सेक्शन में बताना चाहेगा कि डीलिमिटेशन होता क्या है? देखो, डीलिमिटेशन मतलब कि जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वी कैन से जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जिसको हम इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बनाया है हमने, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, उन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना ही डीलिमिटेशन कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट आफ्टर एवरी सेंसस हर 10 साल के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है, जो कि लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, एज वेल एज पॉलिटिकल बाउंड्रीज को या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करती है। अब क्वेश्चन उठेगा, मैम वाई, ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रीजनल पॉपुलेशन वेरिएशन है, एज वेल एज वी आर हैविंग अ फेडरल पॉलिटी। दैट मीन्स रीजनल पॉपुलेशन वेरिएशन, किस एरिया में पॉपुलेशन अधिक है, किसी एरिया में पॉपुलेशन कम है। फॉर एग्जाम्पल इट डिपेंड्स ऑन द टेरेन। माउंटेनियस रीजन की बात करोगे वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, वहीं प्लेन्स की बात करोगे वहाँ पर डेंसिटी अधिक है। और साथ के साथ हम फेडरल पॉलिटी हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पावर जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर होती है, ठीक है। तो इस फेडरल नेचर को एज वेल एज रीजनल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कैसे हम वोट्स को इक्वल करेंगे, दैट मीन्स एक वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सारे लोगों की। मतलब कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव किसी एक एरिया में 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम रेशियो होना चाहिए ऑल ओवर द इंडिया, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गोवा हो,
सिक्किम हो या नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हो, हर एक एमपी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को दर्शाए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, दिस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 82। ठीक है, आर्टिकल 82 का यूज करके डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है पार्लियामेंट। ठीक है, अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अभी तक कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बना है या कैसे कैसे उसने फंक्शन किया है, तो पहली बार 1951 में डीलिमिटेशन बना, उसके बाद 1961 में बना, आफ्टर दैट 1971 में बना। ठीक है, 1971 तक डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम किया। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1976, इस एक्ट ने नंबर ऑफ सीट्स को फ्रोज कर दिया। दैट मीन्स लोकसभा में किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं उसे फ्रीज कर दिया गया टिल 2000 तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगा। जो जिस स्टेट के पास जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिस हिसाब से इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वैसे ही रहेंगे, इस चीज़ को फ्रोज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2001, उसने इस चीज़ को एक्सपेंड कर दिया। दैट मीन्स कहा कि अभी भी नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही होंगी टिल द सेंसस ऑफ 2026। 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके हिसाब से हम डीलिमिटेशन करेंगे, हम वापस से इलेक्टोरल बाउंड्रीज को उस हिसाब से रीड्रॉ करेंगे, रिकंसीडर करेंगे। अब जो एडिटोरियल है वो ये बात कर रहा है कि मैम हमने 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया था, अब हमारा होने वाला है सेंसस। ऑब्वियस सी बात है, सेंसस होगा तो हमें डीलिमिटेशन भी करना पड़ेगा। बट जो एडिटोरियल है वो कई सारे कंसर्न्स रेस कर रहा है रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक रियलिटी। 1970s के बाद इंडिया का सिनेरियो अलग रहा। इंडिया का सिनेरियो ऐसे था कि हमें अब पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ों को प्रमोट करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना दैट मीन्स आपको आपके स्टेट में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर गए, दैट मीन्स आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हिसाब से आपको सीट्स मिलेंगी इन द पार्लियामेंट, बी इट लोकसभा और बी इट राज्यसभा, है ना। तो हुआ क्या, भारत में सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया गया, जिससे कि फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें बहुत बेहतर इम्प्लीमेंट हुई सदर्न स्टेट्स में। अब एज अ रिज़ल्ट नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल का मैकेनिज़्म काम नहीं किया, यहाँ पर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ती रही। वहीं अगर मैं सदर्न स्टेट्स की बात करूं तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। अगर अब हम डिलिमिटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2026 की पॉपुलेशन, तो नॉर्दर्न स्टेट्स का स्टैंड या नॉर्दर्न स्टेट्स का होल्ड पार्लियामेंट में ज़्यादा होगा, वहीं सदर्न स्टेट्स विल लैग। यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर सदर्न स्टेट्स ने गवर्नमेंट की बात मानी है, उन्होंने पॉलिसीज़ को समय के हिसाब से अडॉप्ट किया है, तो उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए या फिर इट विल एक्ट एज अ पनिशमेंट। अगर हम डीलिमिटेशन करके उनकी सीट्स को लोकसभा और राज्यसभा में कम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम तो उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं ना। इसीलिए ये आर्टिकल जो अभी डिलिमिटेशन होने वाला है या जो अभी सेंसस होने वाला है, वो किस तरह से इस चीज़ को और सेंसिटिव मुद्दा बना रहा है उस पर लिखा गया है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब क्वेश्चन उठता है, मैम आप ये सही बता रहे हो, ये तो सही चीज़ है, तो अब ऑप्शंस क्या बच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या ऑप्शंस कर सकती है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
सबसे पहला कि आप फ्रीज को कंटिन्यू करो, सुओ मोटो की कंडीशन को रखो। दैट मीन्स जैसे जितनी अभी नंबर ऑफ सीट्स हैं, चाहे नॉर्दर्न स्टेट्स की चाहे सदर्न स्टेट्स की, उसको कंटिन्यू रहने दो, मत बढ़ाओ या मत घटाओ सीट्स को, ठीक है। दूसरा, आप लोकसभा को एक्सपेंड कर दो। दैट मीन्स किसी भी स्टेट की सीट्स को कम ना किया जाए, बल्कि और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उन सीट्स का बढ़ाया जाए। अब क्वेश्चन उठेगा मैम कैसे? या तो आप इसको अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे करोगे तो वही बात होगी कि रीजनल डाइवर्सिटी आएगी, नॉर्दर्न स्टेट्स का कंट्रोल ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी वो नॉर्दर्न स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए लाई जाएंगी। कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया है वो वर्क करता है मेजॉरिटी के बेसिस से। मेजॉरिटी के बेसिस से इन द सेंस जिसकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में उसी की पॉलिसीज आती हैं, उसी की सरकार बनती है। सो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन नॉर्दर्न स्टेट्स एंड दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन का, और इवन डेमोक्रेसी से भी ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है इक्वलिटी की। तो यहाँ से हमारी इक्वलिटी भी ब्रीच होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अगर हमें लाना है तो यहाँ पर हमें फॉलो करना होगा वेटेड फॉर्मूला। वेटेड फॉर्मूला मैम कैसे? वेटेड फॉर्मूला इन द सेंस 80 to 20% का रेशियो रखो। 80% आप सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पर दो, जिस स्टेट की पॉपुलेशन जैसी है, और जो 20% सीट्स हैं इनको आप सेट करो इनके ऊपर, जैसे जिन स्टेट्स ने हेल्थ के मैटर में, जिन स्टेट ने एजुकेशन के मैटर में, जिन स्टेट्स ने फिस्कल मैटर में अच्छा परफॉर्म किया है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए और उनको ज़्यादा सीट्स दी जाए। ऐसे में क्या होगा कि सदर्न स्टेट्स भी खुश होंगे और नॉर्दर्न स्टेट्स ने जिनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनके भी हम जो रिप्रेजेंटेशन है उन्हें भी इंश्योर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया वेटेड फॉर्मूला? चौथा जो ऑप्शन अवेलेबल बताया जा रहा है, चौथा जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है राज्यसभा को स्ट्रेंथन करना। मतलब कि इंडिया में बाइकैमरलिज्म है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास राज्यसभा है। और जिस हिसाब से यूएसए में होता है कि हर एक स्टेट के दो दो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स में या राज्यसभा में, वैसे ही इंडिया में भी इस नंबर को फिक्स कर दिया जाए ताकि चाहे आपकी पॉपुलेशन कैसी भी हो आपके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा इक्वल होंगे। बट यहाँ पर एक और मेजर प्रॉब्लम है कि इंडिया में राज्यसभा इज नॉट दैट मच पावरफुल एज कंपेयर टू लोकसभा। आप खास करके बात कर लो मनी बिल की ही, तो मनी बिल में सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है वो रहता है लोकसभा को। राज्यसभा मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ मनी बिल को डिले कर सकती है, वो भी एक नंबर ऑफ डेज से, अदरवाइज उसे वो पास माना जाता है। दैट मीन्स अगर पावर का कंपैरिजन करोगे तो राज्यसभा के पास कम पावर्स हैं। अगर आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो, राज्यसभा को और स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो यहाँ पर पावर का भी डिमार्केशन होना चाहिए। राज्यसभा को भी उतनी ही पावर्स प्रोवाइड की जाए जितनी की लोकसभा के पास है। अब अगर फिफ्थ ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं लार्जर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज। मतलब कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, जिन पे अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस से सीट्स दे रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, तो उनको रीऑर्गेनाइज कर दो, उन्हें स्मॉल स्टेट्स में कन्वर्ट कर दो, ताकि क्या होगा कि हर एक तरह से स्मॉल स्टेट्स में कन्वर्जन होने से पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर होल्ड कर पाना, मेजॉरिटी ला पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग दिस डिलिमिटेशन प्रॉब्लम। या इसको एक प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इसे हम एज अ चैलेंज कहेंगे कि हमें अगर इंडिया के फेडरलिज्म को कंटिन्यू रखना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को बेहतर बनाना है, तो हम किस तरह से इस इशू को सॉल्व करें या क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, दैट इज delimitation after 2027 is not merely a constitutional exercise
but a test of India's federal spirit. If guided by transparency, empathy, and constitutional values, it can renew faith in democracy. If driven only by political arithmetic, it risks unsettling the moral balance of the republic. ठीक है, ये एक कंक्लूजन है जिसको आप डिलिमिटेशन वाले, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इट्स 100% गारंटी कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन से यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर वो मेंस हो। ये एक बहुत हॉट टॉपिक है। इंडिया के सेंटर और स्टेट के रिलेशन को चेंज हो सकते हैं यहाँ से, और चीज़ें बहुत हद तक बदल सकती हैं। इसलिए ये डिलिमिटेशन वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ 2026, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। इसमें से मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन देखें तो डिलिमिटेशन आफ्टर 2027 possesses a serious challenge to India's federal balance discuss। इस क्वेश्चन को आप 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू मॉडल आंसर, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मॉडल आंसर की ज़रूरत है या आपने खुद आंसर अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ में। अगली न्यूज़ क्या कहती है? स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ नेताजी हैज़ लेसन्स फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्ट्रैटेजिक विजन को बताया। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने डिप्लोमेसी, मिलिट्री लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग जैसी चीज़ों को एक साथ लेकर के चले थे, और ये चीज़ें कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस आज की इंडिया में भी है। We can use his personality in this contemporary issues to solve the present issues। देखो, अगर हम बात करें कि हम सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी से क्या क्या सीख सकते हैं, द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, कि उनकी लीडरशिप की क्वालिटी कैसी थी। पहला चीज़, उनका जो एम था वो ये था कि वो पॉलिटिकल विजन as well as military organization as well as diplomatic negotiation, इन तीनों चीज़ों को साथ में ले करके चलते थे। पॉलिटिकल विजन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, एक लीडर में ये क्वालिटीज़ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर उनकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो उनके अंदर कन्विक्शन तक का करेज था। उन्होंने उस टाइम पर आईसीएस में 3rd रैंक हासिल की थी, बट उन्होंने आईसीएस से रिज़ाइन कर दिया था। किस तरह से उनके लिए नेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू हिज ओन पर्सनल डेवलपमेंट। वो चाहते तो आईसीएस अधिकारी बन करके अपना जीवन भर ईजिली सर्व कर सकते थे ब्रिटिशर्स को, बट उनके लिए नेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तीसरा, इंक्लूसिव नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का क्वालिटी तो थी ही थी उनके अंदर, साथ के साथ दैट वाज एन इंक्लूसिव नेचर। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। आईएनए जो उन्होंने बनाई थी उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। उसमें मैन थे, विमेन थे, साथ के साथ रीजनल पीपल्स थे, अलग अलग रीजन के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, मतलब कि एक तरह से हर एक को इंक्लूसिव वे में साथ में ले चलना उनकी पर्सनालिटी से हम सीख सकते हैं। फोर्थ, मिलिट्री लीडरशिप, दैट मीन्स जिस हिसाब से 1946 में नेवल म्यूटिनी हुई थी, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस जी का ही हाथ था। किस तरह से उन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस कर करके एक्सियल पावर्स जैसे कि जर्मनी, जैसे कि जापान के साथ मिल करके मिलिट्री खड़ी की और 1946 में नेवल म्यूटिनी को अंजाम दिया, है ना। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, बट वो उनका जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने का जो सपना था वो तब से चला आ रहा है।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमें हमारे खुद के आर्म प्रोडक्शन पर, आर्म डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, जिन्हें हम इंडिया में फॉर्म करें और सेल्फ रिलायंस की ओर जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी से एक सिविल सर्वेंट सीख सकता है, जो इंडिया के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद कर सकती हैं हमारी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम हमारे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला चीज़ उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो होनी चाहिए इंटरेस्ट बेस्ड। जो जिस सेक्टर्स में हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ से हमारा आउटकम मिल सके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को अगर कोई फुलफ़िल कर रहा है तो वैसी डिप्लोमेसी को हम प्रमोट करें। दूसरा, हम फ्लेक्सिबल अलायंसेस बनाएं, कहीं पर भी रिजिडली स्टेटमेंट्स ना दे दें, किसी भी अलायंस में एकदम फिक्स ना हो जाए, अपने आप हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू मूव। ठीक है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आउटकम ओरिएंटेड, मतलब कि हमारा जो भी हमारा काम है उससे हमें कुछ ना कुछ आउटकम मिल सके, ऐसी हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें किसी को भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं बनाना है, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ऐसी डिप्लोमेसी रखनी है जिससे हमें आउटकम्स मिल सकें। क्लियर है? सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमें सुभाष चंद्र बोस जी की पर्सनालिटी से सीखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है मेंस का, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बियॉन्ड कन्वेंशनल नरेटिव्स। ठीक है, ये ना इथिक्स का क्वेश्चन है, जो पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उससे आपको रिलेट करके बताना है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इन मेंस के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।